ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बारे में बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इस तरीके का डिस्टिलेशन होता है जहाँ पे दो मिसिबल लिक्विड्स, जो टू मिसिबल लिक्विड होती हैं, उनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से कम या 25 डिग्री तक होगा। तो हम कहेंगे वहां पे उन दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करेंगे दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आज मैंने आपको नोट्स भेजे थे कुछ, ताकि जो भी बच्चा अपना काम पूरा नहीं कर पाए रिटर्न फॉर्म में वो कंप्लीट कर ले। जिसने कर रखा है उनको उस नोट से यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने नहीं कर रखा वो सिर्फ उन्हीं के लिए भेजा जाता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं अपना काम कर पाता है किसी प्रॉब्लम से, तो वो वैसे तो सभी अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी 1% हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई किसी बच्चे को नहीं लिख पा रहा है तो वो इससे अपना काम कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो सर एक बार एग्जाम्पल अभी बताता हूँ। टेक्स्ट डिस्टिलेशन जो है इस तरीके का डिस्टिलेशन है जहाँ पे टू मिसिबल लिक्विड होते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री से लेस होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 25 से लेस होना चाहिए, तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जांपल में आएगा कि हमारे पास है इथेनॉल और दूसरा है बेटा वाटर, इथेनॉल एंड वाटर। The boiling point of ethanol is 78 degree Celsius. एग्जैक्ट होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन राउंड ऑफ हम ले सकते हैं 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का सबको पता है, प्योर वाटर के केस बता रहा हूँ ये, दैट इज केस ऑफ प्योर वाटर, जिसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है उसमें बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है एंड वाटर जो है प्योर स्टेट में 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। अगर दोनों का डिफरेंस करें 100 में से 78 को माइनस करें तो भाई 10 में से 2 गए तो 2, सॉरी 8 गए तो 2, यहाँ पे 9 में 7 गए तो 2, कितना हुआ 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। कितने का आया 22 डिग्री सेल्सियस का क्या है, दोनों में डिफरेंस आया, जो क्या है लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। क्या है लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे जो डिस्टिलेशन करेंगे वो कौन सा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। कौन सा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरीके से हमें समझ में आया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब दो मिसिबल लिक्विड जिनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितने से कम होना चाहिए, 25 या 25 से कम होना चाहिए, उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। समझ में आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में डालते हैं, उसके बाद डालने के बाद उसको हीट किया जाता है। दोनों जो दो लिक्विड्स हैं वो दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है वो पहले इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट होने के बाद उसके कूलिंग प्रोसेस को हम टाइमली अच्छे से कूलिंग प्रोसेस जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लास बीड्स में से पास आउट करते हैं। ग्लास बीड से पास आउट करेंगे तो क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा और अच्छे से वो कंडेंसेशन हो सकता है, उसका टेम्परेचर हो जाता है जो लिक्विड बॉयल होती है। तो फाइनली कंडेंसर में पास आउट होती है तो क्या होती है, वो लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से टू मिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एनीवन, इसको छोड़ कोई और डाउट? सर इसके अदर एग्जांपल्स नहीं है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के? बहुत सारे, वैसे ईथर वगैरह होता है, ईथर के एल्कोहलिन होता है, ईथर होता है, बहुत सारे। आगे से थोड़ा साइड होगा। ठीक है, वसुंधरा। सर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जस्ट अभी बता वसुंधरा। यस सर। हाँ जी बेटा बोलिए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से इंट्रो पॉइंट ऑफ व्यू से करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए, और अब मैं बेटा सभी बच्चों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए। देखिए, मैं बात करता हूँ आपके साथ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। किसकी बात करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी आप सबको पता है कि कलर्स के लिए, कलर्स जो होते हैं रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब आएगा, जिसमें हमें जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो हमारे पास सब्सटेंस है, उसको डिफरेंट कॉलम्स में सेपरेट आउट कर लें। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था एब्जॉर्प्शन फिनोमेना इज सेपरेट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन।
एड्सॉर्प्शंस में क्या होता है कि सरफेस पे पार्टिकल्स अगर बाउंड होते हैं दैट इज द एड्सॉर्प्शन, अगर बल्क में पार्टिकल्स चले जाते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना क्रोमेटोग्राफी में यूज नहीं करते, हम उसमें एड्सॉर्प्शन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एड्सॉर्प्शन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एड्सॉर्प्शन की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्ग ब्यूरेट लेना है। क्या लेना है? लॉन्ग सा ब्यूरेट लेना है। इस तरीके से लॉन्ग ब्यूरेट है, ये नीचे से इस तरीके से क्या होगा, क्लोज होगा, दैट इज द लॉन्ग ब्यूरेट। यहाँ पे इसका स्टॉपर लगा हुआ होगा, इस तरीके का ओपन ब्यूरेट लेना है, दैट इज द ब्यूरेट। ब्यूरेट जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं टाइट्रेशंस वगैरह करने के लिए ब्यूरेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग ब्यूरेट लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कॉटन फिल करना है। क्या फिल करना है भाई? कॉटन फिल करना है। मैं यहाँ पे कॉटन फिल कर देता हूँ, ये भाई मैंने जो इस तरीके से लिखा है कॉटन, ठीक है। सबसे नीचे क्या कर देंगे बेटा, कॉटन को फिल कर देंगे। किसको फिल कर देंगे? कॉटन फिल कर देंगे। कॉटन मैंने इसे फिल कर लिया। अब इसमें एड्सॉर्प्शन कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एड्सॉर्प्शन कॉलम। किसको बना सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका, स्टार्च पाउडर, इनका हम क्या लाएंगे? एड्सॉर्प्शन कॉलम बनाएंगे। किन किन का बना सकते हैं? इनमें से कोई भी ले सकते हैं जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे कि सिलिका जेल, स्टार्च पाउडर, स्टार्च पाउडर, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब जो है, ये कुछ हम सब्सटेंस ले सकते हैं एड्सॉर्प्शंस में, ठीक। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस सब्सटेंस को इसके अंदर क्या कर देंगे, डाउनपोर कर देंगे, फिल कर देंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ फिल कर दिया। ये जो डिफरेंट कॉलम्स मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि भाई मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। इस तरीके से जो मैं डिफरेंट कॉलम से दोनों काम एक साथ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। ये डिफरेंट कलर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भर दिया। उसके बाद फिर बेटा दूसरा कलर हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से कलर रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। ये मान लो अगला कलर आ गया। इस तरीके से लेवल्स बनते जा रहे हैं, इस तरीके से कॉलम बनते जा रहे हैं। जो ये कॉलम्स बन रहे हैं यही आगे चल के हमें समझाएंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। इस तरीके से डिफरेंट कॉलम्स हम बनाते गए, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, डिफरेंट कॉलम्स बना लिए। इस तरीके से हम दिखाए डिफरेंट कॉलम्स बन रहे। ये जो डिफरेंट कॉलम्स बनाए जा रहे हैं दैट इज द एड्सॉर्प्शन कॉलम। क्या कहेंगे? एड्सॉर्प्शन कॉलम कहेंगे, ठीक है। इस एड्सॉर्प्शन कॉलम में क्या है, एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट डालेंगे, एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट भी डालेंगे, जैसे वाटर हो सकता है या कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बेसिकली कॉन्सेप्ट हम ऑर्गेनिक से बता सके उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो भी ऑर्गेनिक हमें सब्सटेंस चाहिए, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या वाटर या कुछ भी ले सकते हैं जिसको हमें एड्सॉर्प्शन करवाना है, जिसको हमें एड्सॉर्प्शन करवाना है, वो हमें क्या करना है, इसमें फिल करना है। बेटा एक मिनट सभी के साथ चलना, एक मिनट बेटा। तो इस तरीके से ये क्या एड्सॉर्प्शन कॉलम बन गया, एड्सॉर्प्शन कॉलम बन गया। इसके बाद हम एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? सेकंड जो पार्ट होता है ये तो कॉलम बन गया। दूसरा एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट डालेंगे। क्या डालेंगे? एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट डाल, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसको हमें आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। जिसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके से एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट हम इसमें फिल करेंगे। जो भी एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट है उसको हमने इसमें फिल किया। जैसे हम इस एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट को इसमें डाउन पुल करते हैं तो ये जो हमारे पास कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम को अभी मैंने आपको कलर से बताया, लेकिन बेसिकली कोई कलर नहीं होता, सिंपल एक सब्सटेंस होता है। ये कलर कब आएंगे? जब हम इसमें एड्सॉर्बेंट सॉल्वेंट वो डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या होने लग जाएगा, एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट। एब्जॉर्प्शन होने से क्या होगा, पीछे की जो एब्जॉर्प्शन अलग अलग लेवल्स पे एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली जो यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, लास्ट स्टेप आता है इल्यूशन। इल्यूशन जो मैंने आपको बताया उसमें क्या था कि इस सब्सटेंस को हम इसमें से निकाल लेते हैं। जब ये ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, तो हम क्या करते हैं, इल्यूशन कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? इल्यूशन कर देते हैं।
इल्यूशंस में क्या होगा कि इसको हम ड्राई अप कर देंगे, निकाल लेंगे, निकालने के बाद क्या होगा अलग अलग कॉलम्स बना रहे हैं, हम इसको नाइफ से काट के इस तरीके से अलग अलग क्या बना देंगे बेटा, कॉलम बना देंगे। इस तरीके से अलग अलग क्या बना लेंगे, कॉलम्स बना लेंगे, और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा सब्सटेंस क्या है। समझ में आया? इस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जा सकती है। देखिए बोले बेटा। सर ये जो सिंपल डिस्टिलेशन है ना, सिंपल डिस्टिलेशन, हाँ जी, इसमें है ना आप हीट करते हैं एसीटोन और वाटर को, तो ये कंडेंसर फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ये वाटर है या एसीटोन है? ये एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले बेटा वही बॉयल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बाद में बॉयल होता है। ठीक है, और सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कलेक्ट होगा वो बेटा जैसे इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपैरिजन टू वाटर क्या है बेटा, कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम ओके होता है सर। दोनों लिक्विड्स में, वो पहले सेपरेट आउट होते हैं, वो बेसिकली दूसरे सॉल्यूशन दूसरे सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाते हैं। ओके ठीक है, वंशिका बोलिए बेटा, वंशिका। सर इनलेट इनलेट, आउटलेट क्या होता है? आउटलेट इनलेट का मतलब किसी चीज के अंदर जब हम जहां से एंट्री करते हैं ना उसे इनलेट कहते हैं, आउटलेट मतलब जहां से जो चीज निकल जाती है, दैट इज आउटलेट। वो सर आपने बताया था ना कोल्ड वाटर हॉट वाटर वहां से निकल। वंशिका बोलिए बेटा, हो गया बेटा डाउट क्लियर? वंशिका बेटा आप आवाज सुन क्यों होता है ऐसा कि पीछे से जो वेपर्स आ रहे हैं, जिस लिक्विड के वेपर्स आ रहे हैं, वो वेपर्स को हमें लिक्विड में कन्वर्ट कर, लिक्विड में कब होगा जब वेपर्स की एनर्जी को लो डाउन कर देते हैं, लेस कर देते हैं। लेस कब होगा, आसपास जो वाटर है दैट इज कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर जो होगा वो क्या करेगा, इस अंदर जो वेपर्स आए की एनर्जी को लो डाउन करेगा, और ये वेपर्स जो है किसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होने से धीरे क्या होगा, आसपास का जो वाटर जो कोल्ड था वो क्या हो गया, हॉट हो गया, तो हॉट वाटर यहाँ से निकलता जाएगा, धीरे धीरे कोल्ड वाटर आता जाएगा। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, नव्या बोलिए बेटा। यस सर। सर जिस प्रोसेस से मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करता है एक बार वो वाला प्रोसेस बताना। दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है वो बेसिकली प्रोसेस यूज किया जाता है जब टू मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको हम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस से सेपरेट आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फ्रैक्शनल और सिंपल। फ्रैक्शनल्स में हम बात करते हैं कि ऐसे लिक्विड जिनमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 से क्या हो, मोर हो, 25 से क्या हो, ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे वहां पे सिंपल डिस्टिलेशन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था एसीटोन एंड वाटर का, दोनों में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो ज्यादा था, किससे, 25 से। लेकिन अगर हम बात करें अभी मैंने आपको बताया इथेनॉल एंड वाटर का, इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या है, 25 से कम है, और 25 से कम है इसका मतलब वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज है। इस तरीके से टू मिसिबल को लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल और सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, एनीवन? इसको छोड़ के फिर आगे मैं क्लास स्टार्ट करवाता हूँ। ओके,
अब किसी का कोई नहीं है तो बेटा मैं सभी को कंटिन्यू करते हैं और मैं आगे का सेक्शंस कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबको आवाज सुनाई दे रही है बहुत अच्छे से। अब हम आगे का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो में छोड़ा था कि जो हमारे पास सेक्शन था वो क्या था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट्स के टाइप्स पे हम चल रहे थे। किस पे चल रहे थे? एलिमेंट्स के टाइप्स पे। एलिमेंट्स जो होते हैं कितने टाइप्स के थे आपको सबको पता है। एलिमेंट्स इज ऑफ 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। बेटा अब मैं डाउट नहीं लूंगा, अब मैं बेटा थोड़ा सा आगे करवाता हूँ, उसके बाद लास्ट में ले लूंगा। अभी आप बेटा कोई बच्चा हैंड रेज ना करे, जब क्लास थोड़ी सी हो जाती कम नहीं हो पाएगा जितना काम, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना डाउट क्लियर करें, कोई दिक्कत नहीं, सबके डाउट क्लियर होंगे, कोई इशू नहीं है, सबके डाउट होंगे। लेकिन अभी मैं एक टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद बीच में डाउट लेते रहेंगे, ठीक है। देखिए बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। बात करते हैं जो आपको बताया, जैसे रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स के वर्ड दिया था, उसके बाद एंटोन लेवोशियर थे, उन्होंने किसके बारे में बताया था? एलिमेंट की डेफिनेशन बताया था। क्या होता है? टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीस पार्टिकल्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड बाय जनरल प्रोसेस दैट इज नोन एज एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड में चल रहे थे। उसी में एक वीडियो अपनी कंप्लीट हो गई थी, क्लास कंप्लीट हो गई थी। वही सेक्शन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर वाला जो सेक्शन था वही मैं करवा रहा हूँ आज, ठीक है। तो बात करते हैं मेटल्स। There are 3 types of elements, 3 parts होते हैं metals. Second one is non-metals और third one is metalloids. Third one is मेटलॉइड। इस तरीके से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड होते हैं। बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हम बता सकते हैं कि वो मेटल्स हैं या क्या हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, जो टॉपिक चल रहा था दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इन केस ऑफ मेटल्स। किसमें? मेटल्स में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन केस ऑफ मेटल्स। मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है उसको हम समझ रहे थे। कैसे समझ में आए इलेक्ट्रोपॉजिटिव? हम क्या करेंगे बेटा, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब कोई बड़ी चीज समझ में ना आए तो हम उस चीज को छोटा कर लेते हैं, ताकि इंडिविजुअल पार्ट को समझ के पूरे बड़ी चीज के बारे में समझ सके। तो वही काम मैंने यहाँ किया, मैंने इलेक्ट्रो को अलग कर लिया और पॉजिटिव को अलग कर दिया। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। किससे लॉस हो जाए? मेटल से लॉस हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मेटल के किससे? एटम से। मेटल्स के एटम से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? लॉस हो जाए। और लॉस होने से जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसका मतलब वो क्या बन गया? आयन बन गया। आयन जो बने उसे हम कहते हैं केटाइन। जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको क्या कहेंगे? केटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? केटाइन कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल जाता है, निकलने के बाद क्या बच जाएगा? केटाइन बच जाएगा। केटाइन दैट इज द आयन स्पीशीज, ठीक है। समझ में आए? अब इसको हम बेसिक डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे समझ लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं मेटल से और साथ में कैसे लॉस हो सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं। तो मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू में लेता हूं सोडियम। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सोडियम है, ठीक है। सोडियम मेटल जो एटम है, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इसके एटम के अंदर प्रेजेंट हो। कैसे प्रेजेंट होंगे ये हम समझते हैं। सबसे सेंटर में होता है बेटा एटम के न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मैंने निशान बनाया प्लस का। इसका मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट इज प्रोटॉन। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन प्रेजेंट। एक साथ नेगेटिव पॉजिटिव चीज तो एक साथ रह नहीं सकती,
दोनों अलग अलग रहेंगी, है ना, दोनों सेपरेट चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो हमारे इसके आसपास ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब एक सर्कुलर सरकमफ्रेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेट पाथ ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज ऑर्बिट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स भी फिक्स होते हैं, ये हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, सोडियम एटम्स जो है उसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब किसी भी न्यूक्लियर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर जो सोडियम का होता है भाई वो होता है 11। 11 होता है, इसका मतलब उसमें 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल एटम में, ये भी बात याद है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इसके अंदर आ जाएंगे, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, छोटी जगह इसमें आ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नहीं आ सकते। इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनेट एनर्जी के साथ हमें ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो ऑर्बिट होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा दो। कितने आएंगे, दो। ई नेगेटिव इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, दो तो इसमें आ गए। अब आगे कहाँ आएंगे, अगले ऑर्बिट में दो से ज्यादा नहीं आते, इसमें ये बात आपको याद रखनी है, अभी सिर्फ याद ही रखनी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 7 8। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, और है कितने, 11। तो हमें एक और ऑर्बिट बनाना पड़े, 8 से ज्यादा सेकेंड ऑर्बिट में नहीं आते। ये भी बात आपको अभी सिर्फ याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी। अगले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया, अगले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इसका मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन यहाँ है और 11 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा जो चार्ज, जो जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज न्यूट्रॉन, is also present in the nucleus of atom और electrons present in the orbits। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि कैसे मैं इसको इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बता सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करूं। क्यों लॉस करूं ये समझेंगे। अगर इस में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं दे आर कंसीडर्ड एज ए नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब ऐसी गैस जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और स्टेबल कही जाती है। तो हर चीज, हर एटम चाहता है वो स्टेबिलिटी के बराबर पहुंच जाए, स्टेबिलिटी अटेन कर ले। ठीक है, हर इंसान भी चाहता है कि उसकी लाइफ स्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, अपना काम करेगा। सेम वही काम यहाँ पे इसने काम किया, क्या, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। काम कौन करेगा, इसमें बाहर से एनर्जी आती है, जो हम एनर्जी देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाए। ठीक है, एनर्जी देंगे। एनर्जी को बेसिकली यहाँ पे टर्म बता रहा हूँ, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एनर्जी जो दी जाती है आउटर सोर्स से, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ताकि जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, किस ऑर्बिट को हम कहेंगे यहाँ पे, वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट कहेंगे, क्या कहेंगे, वैलेंस ऑर्बिट कहेंगे। वैलेंस ऑर्बिट में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं। आपको मैं ये भी बताता हूँ कि जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है। क्या होता है, आसान। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया भाई, निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। तो बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया और
हेलो सर, ये एक बार है ना स्ट्रक्चर में है ना, सर ये नोबल गैस एक बार डिस्क्राइब कर दो एक बार दोबारा। रोहित सर आवाज नहीं आ रही है, रोहित सर आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? रिपीट रिपीट कर दो सर, एक बार रिपीट कर दो। हाँ ठीक है सर। बेटा नोबल गैस के बारे में आपने पूछा, नोबल गैस का मतलब होगा इस तरीके की गैस जो होती है जिसमें नंबर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके ऑर्बिट में, इसी के साथ पढ़ोगे ये थर्ड चैप्टर में। तो नोबल गैस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फुली ऑक्यूपाई होते हैं, दे कैन नॉट लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, दे आर कंसीडर्ड एज ए नोबल गैसेस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? मोहित चौधरी बोलिए बेटा, जल्दी से बोलिए बेटा। बेटा आपका शायद डाउट नहीं ले पाएंगे तो मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। आप मेरे को इंडिविजुअल बेटा अपने फोन से, मेरे फोन नंबर आप करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं अभी वही सेक्शन स्टार्ट करवाता हूँ जितना चल रहा है। ठीक है, तो डाउट अगर आपको करने हैं तो बेटा आप फिर से इंडिविजुअल मेरे फोन पे आप पूछ लेना, मेरे से मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स के लिए। मैं एक बार दोबारा से इसको पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि जिसको जहां भी प्रॉब्लम आई वो समझ में आ जाएगी। मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है मेटल शो करते हैं। कौन शो करते हैं? मेटल शो करते हैं। इसके बाद मैंने कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव को बड़ा टर्म था, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इलेक्ट्रो और पॉजिटिव। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, और पॉजिटिव जब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे तो उस एटम पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कि सोडियम, मैंने एक वर्ड लिखा और मैं यहाँ पे जस्टिफाई करके बता रहा हूँ कि सोडियम क्या। ठीक है, कैसे जस्टिफाई करेंगे हम, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सोडियम के अंदर सोडियम एटम प्रेजेंट होते हैं। सोडियम एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं, उसके बाद 8 आते हैं, उसके बाद 1 आएगा। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर जो मैंने आपको बताया, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा? 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। एटॉमिक नंबर भाई 11 है। कितना है? 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने 11 कर दिए फिल। ठीक है, अब फिर मैंने बताया कि सोडियम एटम में न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है वहां पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाता है। तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स को सबसे बाहर वाले को निकालना आसान है, जो वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उसको निकालना आसान है। उसको निकालने से क्या होगा? जो अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे। निकलने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। इस तरीके से इसमें क्या होगा? मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये जो एटम था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर किसके बराबर पहुंच गया? नोबल गैस के बराबर पहुंच गया। नोबल गैस का मतलब इस तरीके की गैस जिसमें उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल प्रेजेंट होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज ए नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस समझ में आया? जैसे ये जो एटम है अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नियॉन जो गैस होती है उसके बराबर हो जाते हैं। तो नियॉन जो होती है नोबल गैस, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 10 होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, इसलिए उस टेबल के बराबर हो जाता है। इस तरीके से इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और लॉस करने के बाद Na पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब इस पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव आया, मतलब कैटायंस बन गई। और कैटायंस बनने से कंफर्म हो गया, कैटायंस बनने से क्या कंफर्म हो गया कि
ये एलिमेंट जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है, एटम शो कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे सोडियम जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का। तो मैंने जितना आपको करवाया वो आपको दोबारा रिपीट कर दिया है। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट रहता है तो आप पर्सनली पूछ लेना बेटा, ठीक है। बात करते हैं और कोई ऐसा सेक्शन जहां पे हम मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सके, जस्टिफाई कर सके, वो और समझते हैं। देखिए हम बात करते हैं और क्या कितना पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। शुभम बेटा बोलिए जल्दी से बेटा। आपका डाउट है बेटा, अभी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता ये, तो आप बाद में वैसे डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बाद में पूछ लेना क्लास ओवर होने के बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैंने एक एलिमेंट एक आइटम पे बता दिया, सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हम बात करते हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा हाँ भाई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। किसमें होंगे? मैग्नीशियम मेटल्स में। मैग्नीशियम मैंने मेटल कह दिया तो पता चल गया मेटल होना चाहिए। मैग्नीशियम में क्या होगा? Mg सिंबल होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो होता है इसमें क्या सिंबल होता है? Mg होता है, ठीक है। M बड़ा होता है, G छोटा होता है, ये बात याद रखनी। जब हम सिंबल लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या होता है? बड़ा होता है, दूसरा अक्षर छोटा होता है, दोनों आपस में टच नहीं होते। कुछ कौन ये बातें हम कुछ याद, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल जो है अब उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 12। अब आपको समझ में आ गया सोडियम का एटॉमिक नंबर तो भाई 11 था, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 1। इसमें आगे 12 तो कितने करेगा? 2 करेगा। कितने करेगा? 2। तो सेम बात है, जो मैग्नीशियम मेटल है वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस कर देगा, और क्या बन जाएगा? Mg+2 बन जाएगा, दैट इज द केटाइन। क्या बन गया? केटाइन। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये भी क्या है? एक मेटल है। क्या है? एक भाई मेटल है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम मेटल्स को बता सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा। समझ में आ गया? मैग्नीशियम मेटल भी कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। तो हमें समझ में आ गया एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 1 भी हो सकते हैं और 2 भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो हम आंसर पे लिखेंगे कि हाँ इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा कितने होंगे भाई? 1 आ गया, 2 आ गया, और कितने आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, दैट इज द एल्यूमिनियम। दैट इज द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होगा? Al होगा। इसे कहेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बिग मेटल होता है। हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा? वो होगा 13। तो क्योंकि भाई 1 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया और 13 आ गया। 13 क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर हो गया। 13 एटॉमिक नंबर हो गया। अब 13 एटॉमिक नंबर होने से भाई एल्यूमिनियम जो है अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। क्या बना देगा? Al+3 कर देगा। तो एल्यूमिनियम केटाइन बन जाएगा, Al+3 बना देगा। इस तरीके से Al+3 बन गया, और पॉजिटिव 3 बन गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। इसका मतलब मेटल्स लॉस करने की टेंडेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम टेंडेंसी आ गई भाई, इससे ज्यादा तो आगे हम काम कर ही नहीं सकते। तो मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी हो गई? 1 की, 2 की और 3 की। मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी हो गई? 1 की, 2 की या 3 की। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। तो मोस्ट हम कह सकते हैं मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, और मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितना डोनेट लॉस कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कितने किए जा सकते हैं? अगर मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन लॉस किए करने के नंबर्स बताएं तो भाई मिनिमम तो 1, फिर 2 और फिर 3। 1 2 3, 1 2 3। बात समझ में आ गई? 1 2 3 हो गया। 1 2 3 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हो जाएगा। समझ में आ गया? तो Al 1 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। समझ में आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक, मेटल केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मेटल्स की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल की भाई वो हो गई है पूरी, वो क्या हो गई है, पूरी हो गई है। अब हम बात करें और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो भाई हम लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में बात करते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, भाई मेटल्स के बारे में बात करें तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। समझ में आया, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। भाई हार्ड इन नेचर, भाई नेचर में कैसे होंगे, हार्ड होंगे, बिल्कुल सख्त, टाइट, कठोर, ठीक है। समझ में आ गया, तो कैसे होंगे मेटल, भाई हार्ड होंगे। हार्ड मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, जैसे बोलते हैं ना टूट ही नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन टूट जाए, ज्यादा कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो मेटल कैसे होंगे भाई, हार्ड नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, हार्ड नेचर के। लेकिन ये बात सब जगह लागू नहीं होती, ये बात सब जगह लागू नहीं होती। काफी सारी जगह लागू, लेकिन सब जगह नहीं होगी। इसका मतलब जहां लागू नहीं होगी वो क्या हो जाएंगे, इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, एक्सेप्शन हो गए, एक्सेप्शन हो गए। भाई कौन कौन से मेटल हार्ड नहीं होते, तो अभी मैंने एक नाम बताया था आपको, सोडियम मेटल जो होता है, सोडियम मेटल जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सोडियम मेटल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो क्या कर सकते हैं, उसको नाइफ से काट सकते नीचे, और एक सॉफ्ट प्रेशर लगाएंगे वो तो 2 पीस में कट हो जाएगा। लोहे पे लगा के देखो ना, कितना ही भी फोर्स लगा दीजिए वो कट नहीं होगा। सिर्फ चाकू से बात की जा रही है, नाइफ से बात की जा रही है, अदर सोर्स हो सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। समझ में आया, तो सोडियम मेटल कैसा होगा भाई, सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एज कंपेरिजन टू बाकी मेटल से थोड़ा सा वीक होता है, और वीक होगा तो उसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई, ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो सॉफ्ट होगा नेचर का, पहला एग्जांपल हमें समझ में आ गया। एक्सेप्शन में पहला कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, तो हमारा आंसर आएगा भाई सोडियम मेटल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा एग्जांपल जो होगा दैट इज द पोटाशियम। पोटाशियम मेटल भी जो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसको भी हम नाइफ से काट सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि जो मेटल नाइफ से कट सकते हैं इसका मतलब सॉफ्ट तो होंगे ही। समझ में आया, सोडियम पोटाशियम के साथ हम सीजियम भी कह सकते हैं, सीजियम इतना यूज नहीं करते हम, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। अब इससे हम 2 एग्जांपल समझेंगे। सोडियम पोटाशियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सॉफ्ट का मतलब नाइफ से कट किए जा सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, और वीक होगा तो हम आसानी से उसको प्रेशर लगा के कट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा केस आयरन में, एल्युमिनियम में नहीं होता, क्योंकि वो कैसे होते हैं एज कंपैरिजन टू दिस मेटल, दे आर कंसीडर्ड एज ए हार्ड मेटल। तो हमें समझ में आ गया, मेटल जो होते हैं भाई हार्ड नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। समझ में आ गया होगा, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं अगले टॉपिक के, किसके बारे में बात करते हैं, अगले टॉपिक की। अगला जो पार्ट है दैट इज मेटल के बारे में बात करें, तो अगर मेटल हार्ड है तो सॉलिड भी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। कैसे नेचर के होंगे, सॉलिड। तो मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। भाई नेचर में मेटल्स सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड का मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो भाई सॉलिड तो होंगे ही, ठीक है। जितनी आपके में ताकत है, आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग है, उतना ही तो आप क्या हो गए, सॉलिड हो गए अंदर से। इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है इसका मतलब आप जो अभी एट प्रेजेंट कोरोना वायरस का सिस्टम चल रहा है, तो जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी आप उतना ही ज्यादा अंदर से क्या रहोगे, स्ट्रांग रहोगे। समझ में आया, इम्यूनिटी को हमें क्या करना है, इंक्रीज रखना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो जितने भी मेटल्स होते हैं सॉफ्ट कैसे होते हैं,
सॉलिड स्टेट के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो जो वीक होंगे, जो थोड़े से इस तरीके नहीं करते, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो हो सकता है उनको अफेक्टेड हो सके। समझ में आ गया इस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत सारी चीजें होती है जो स्ट्रॉन्ग रखने के काम आती है। बेसिकली आपको बायो टीचर्स बताएंगे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के काम आते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको याद रखनी है। समझ में आया। तो मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। कैसे नेचर के होंगे भाई, सॉलिड इन नेचर में होंगे। अब बात आती है कि भाई ये बात सब जगह लागू होती है, हम कहेंगे भाई सब जगह तो लागू नहीं होती। तो इस ऐसे कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएंगे भाई, इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे। एक्सेप्शन की बात करें तो कौन से आएंगे एक्सेप्शन में, मरकरी। सुना होगा आपने नाम कहीं ना कहीं कि मरकरी जो होता है, मरकरी जो मेटल होता है लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट। कैसे स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कैसे स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। इसका मतलब जो मैंने बात बताई मेटल सॉलिड होते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक्सेप्शन जो है हमें याद रखना है, मरकरी जो होता है ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसके साथ हम बात करें और कौन सा हो सकता है, तो स्लाइटली रूम टेम्परेचर थोड़ा सा अप चले तो उस कंडीशंस में जो गैलियम मेटल होता है वो भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। दैट इज द कौन कौन सी पढ़ ली, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, सॉलिड इन नेचर, उसके बाद हार्ड इन नेचर। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो समझते हैं भाई। अब मैं आपको बेसिकली 8th स्टैंडर्ड की तरफ लेके जा रहा हूं। आपने मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा होगा, उसमें एक चीज आई थी कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कुछ आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको या आपने सुना होगा या पढ़ा होगा मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है डक्टिलिटी। जैसे मैंने नाम दिया आपको याद होगा, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी कोई ना कोई वर्ड होते हैं जो मेटल्स में यूज किए जाते हैं। मेलिबिलिटी का क्या मतलब होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, क्या कि मेटल्स जो होते हैं वो अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहेंगे वो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेलिबिलिटी। इस तरह की प्रॉपर्टी से मेटल्स by applying force and pressure they convert into the thin sheets, they convert into the thin sheets, they are considered as a malleability। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा वहां पे, malleability यूज होगा। तो मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल नेचर के होते हैं भाई। कैसे नेचर के होते हैं, मेलिएबल नेचर के भी होते हैं। तो मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल इन नेचर, नेचर में मेलिएबल्स होते हैं। मतलब क्या होगा, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम कहेंगे भाई मेटल्स कैसे होंगे, मेलिएबल नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, मेलिएबल नेचर के होंगे। समझ में आ गया होगा थोड़ा। ये चीज आपने 8th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं सुनी होगी, है ना। तो मेलिबिलिटी का मतलब क्या होगा, मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल नेचर के होते हैं। मतलब बाह्य किस में हो सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और शीट्स में कन्वर्ट हो गए इसका मतलब मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल नेचर के होते हैं। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है ना। क्लियर, मेलिएबल एम एस मेलिएबल्स इनटू शीट्स, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी का क्या मतलब होगा, डक और लिटी, ऐसा नहीं। क्या सोचना है, डक्टिलिटी का मतलब आएगा वॉइस। क्या आएगा, वॉइस आएगा। समझ में आया। तो भाई वॉइस कैसे होगा, अगर हम किसी मेटल के ऊपर फोर्स प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, मेटल्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्वर्ट इनटू थिन वॉइस, थिन वॉइस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डक्टिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डक्टिलिटी। अब बात आती है भाई सबसे ज्यादा डक्टाइल, सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा, तो भाई हमारा आंसर आएगा गोल्ड। कौन सा आएगा, गोल्ड। तो मोस्ट डक्टाइल
और मैलिएबल मेटल कौन सा होगा? तो हमारा आंसर आएगा भाई गोल्ड। कौन सा होगा? गोल्ड होगा। गोल्ड ऐसा मेटल होता है जो सबसे ज्यादा मेलेबल रखता है, तो उसके बाद सिल्वर आ सकते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम, कॉपर, बाकी जो मेटल्स होते हैं वो आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होगा वो गोल्ड मेटल। समझ में आ गया? उसके बाद सिल्वर आ सकता है। ठीक है, आपको पता भी होगा कि एक ग्राम गोल्ड से अनब्रेकेबल जो वायर है वो 2 किलोमीटर तक की बनाई जा सकती है अंडर आइडियल कंडीशंस में। ठीक है, इस तरीके से एनसीईआरटी इस चीज को फॉलो भी करती है। कई बुक्स में 3 किलोमीटर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि मेलिबस नेचर जो होता है वो किसका होगा? गोल्ड का होगा। डक्टाइल भी कौन से होंगे? गोल्ड होते हैं। समझ में? उसके बाद हम सिल्वर बाकी मेटल्स पे यूज कर सकते हैं। डक्टिलिटी कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? तो हमारा आंसर आएगा जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह होते हैं उसमें वायर्स बनते हैं। वायर्स हम यूज करते हैं किसके? गोल्ड के तो यूज नहीं कर सकते, बहुत प्रीशियस है। हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में हम मेटल्स यूज करेंगे, जैसे हम सिल्वर यूज कर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जो मैंने बात की वो उसके साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, बात करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मेटल्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कैसे होते हैं भाई? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, प्रूव करेंगे मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी का केस आता है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो वहां पे कंडक्टिविटी भी आएगी। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव होंगे तो वहां पे क्या आएगा? कंडक्टिविटी भी आएगी। क्या आएगी? कंडक्टिविटी आएगी। समझ आए? तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएं तो कंडक्टिविटी आएगी। और आपको मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने में। इलेक्ट्रॉन्स क्या लॉस है, इसका मतलब मूव हो रहे हैं। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, साथ में हीट के भी होते हैं। ये भी बात आपको याद है। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं? वो माइग्रेट हो सकते हैं, चेंज ट्रांसफर हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात आती है सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कौन होगा? मोस्ट जो गुड कंडक्टर, सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कौन होगा? तो आंसर आएगा उसमें गोल्ड नहीं आएगा, उसमें आंसर आएगा सिल्वर। क्या आएगा? जो सबसे ज्यादा अपने में से करंट को पास कर सकता है, दैट इज द सिल्वर मेटल। कौन सा होगा? सिल्वर मेटल जो होता है वो अपने में से 100% इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है अगर हम आइडियल कंडीशंस यूज करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये भी होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं मेटल्स। ठीक है, क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं इसमें? माइग्रेट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव होंगे तो क्या होगा? करंट पास हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने का टेंडेंसी होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सभी मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक मेटल ऐसा होता है इसमें कंडक्टिविटी लेस होती है, हम कह सकते हैं लेस, कम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्शन में जो सबसे लेस इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो कौन सा होगा? लेड। लेड ऐसा मेटल है जो हम कहते हैं, कई बुक्स में इसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देते हैं। तो हम कहेंगे लेस। लेस क्यों करेंगे? क्योंकि मेटल्स में करंट तो पास हो सकता है लेकिन किसी में ज्यादा किसी में कम। ठीक है, सबसे कम जिसमें होगा उसको हम पुअर मान सकते हैं। किसके बारे में? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है?
आपने कई बार सुना होगा डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम का एक रेशियो जो होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। क्या होगा? मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डेंसिटी। अब मास जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ मेटल्स में क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, और ज्यादा होंगे तो उनका क्या होगा? मास ज्यादा है। मास ज्यादा आएगा इसका मतलब मास जो होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मास होता है। अगर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब मास ज्यादा है, डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम बात करें सॉलिड स्टेट में है जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या होती है? डेंसिटी कैसी होती है? हाई होती है। क्या होती है? डेंसिटी हाई होती है। समझ में आ गया? डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। क्लियर हो गया? डेंसिटी कैसी होती है बेटा? हाई होती है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें वॉल्यूम का सेक्शन के, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। Density is inversely proportional to its volume. Density क्या होती है? Inversely proportional to its volume होता है। अब हम बात सॉलिड स्टेट में, मेटल्स में सब सॉलिड होते हैं। सॉलिड्स में क्या होगा? नंबर ऑफ कुल पास पास होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। और कॉम्पैक्टली अरेंज इसका मतलब इसमें वॉल्यूम क्या होगा भाई? लेस होगा। वॉल्यूम क्या होगा? लेस होगा। और वॉल्यूम अगर लेस है, डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। इसमें कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या कहेंगे? इनवर्स रिलेशन। डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम अगर कम है डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इस तरीके से हम कह सकते हैं मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है भाई? हाई होती है। कैसी होती है? हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको डेंसिटी भी समझ में आए। डेंसिटी हाई है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? हाई होगा। तो हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बारे में हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉलिड, अगर मेटल्स की बारे में बात करें तो मेटल्स जो होते हैं उनका डेंसिटी हाई होती है, और डेंसिटी हाई है इसका मतलब उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? हाई होगा, है ना? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? मेटल्स का हाई होता है। लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं उनका लो भी हो सकता है। वो कंडीशंस डिपेंड करेगी सब कंडीशंस पे। ठीक है, किस तरीके से हम जनरली हम बात समझ में आए, कितने टाइम मेटल्स हो जो गया होते हैं है? उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग होता है हाई होता। समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ आके इसकी कंप्लीट हो गई। एक बार हम डाउट ले लेते हैं और उसके बाद हम इस क्लास को